नमस्कार। आज का सवाल है कि देश के अंदर इस सेना के कार्यों पर सवाल क्यों उठने लगे हैं। इस तरह के सवाल बनाने वाला दिमाग और उठाने वाला जुबान किसकी है। ये लोग कौन हैं जो देश के सेना को बदनाम करना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब को लेकर एक बार फिर हमारे साथ हैं पूर्व राह अधिकारी कर्नल RSL सिंह साहब। पिछले दिनों सेना में असंतोष को लेकर वीडियो आया और अब एक सैनिक की बेटी द्वारा सेना के कार्यों को कटघरे में खड़ा करते हुए एक वीडियो फिर से सामने आया है। आखिर इन वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या कोई साजिश है? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन लोग हैं? रमन जी, जो आपने अभी सवाल पूछा, ये फौज में कुछ बाहरी तत्वों के इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, आप इसको अगर देखें, जो ये रामजस के बैकड्रॉप, जो भी रामजस कॉलेज में हुआ उसके बैकड्रॉप में, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये कौन सा सेमिनार और कैसा सेमिनार। इस सेमिनार में जिन लोगों पे कंट्रोवर्सी हुई थी, वो लोग 5-5 साल से अपने कॉलेज की डिग्रीज नहीं हासिल कर पा रहे हैं, पढ़े हुए हैं 5-5 6-6 साल से। और एक फेलियर स्टूडेंट्स को सुनने के लिए, या कुछ फेलियर स्टूडेंट्स को सुनने के लिए, आप बताओ कि ऐसे लोग क्यों उतावले होंगे। कौन सी ऐसी ये अपनी विद्वता वहां पे जाहिर कर देगा जो कि अपने एग्जामिनेशन में या अपने PhD कंप्लीट करने में जो नहीं कर सकता है। और वो शिक्षक जिनका ये कर्तव्य है ये सुनिश्चित करना कि वो अपने छात्रों को समय पर उनको डिग्रियां दिलाएं, कमजोर छात्रों को पढ़ा के अच्छी तरीके से, वो भी अपने फेलियर छात्रों को सुनने को इतने उतावले हो रहे हैं। ओमर खालिद क्या पूरे दुनिया में सब कुछ पे एक्सपर्ट है? कश्मीर पर भी एक्सपर्ट है, बस्तर पे भी एक्सपर्ट। मेरे साथ उसको डिबेट पे लगा दो एक दिन, बिना ये स्लोगनरिंग वाली डिबेट में, कि इसको कितना मालूम है मैं आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये कौन सा सेमिनार और किसका फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला नहीं है, ना ही ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात है। ये इसमें बिल्कुल, इसको आप सिक्योरिटी के प्रिज्म, नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से देखें। और नेशनल सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूं तो नेशनल सिक्योरिटी के दो हिस्से हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जिस दिन ये डिसहार्मोनी में हो जाएगी, आपका नेशनल सिक्योरिटी बहुत बैडली इंपैक्टेड होगा, उस पर असर पड़ेगा। आज प्रॉक्सी वॉर का दौर है। प्रॉक्सी वॉर के दौर में एक लड़ाई जो बाहर की ताकतें आपके बॉर्डर पे लड़ रही हैं, दूसरी ताकतें जो उनके आइडियोलॉग्स यहाँ लड़ रहे हैं, ये जिहादी आइडियोलॉग्स और ये माओइस्ट आइडियोलॉग्स। अब साहब, ये आप देखो, ये कितने घिनौने लोग हैं और इनको सपोर्ट करने वाले कितने घिनौने लोग हैं, कि जो लोग 73 CRPF पर्सनल के मार्टेरडॉम में उनके हलाक होने पे पूरी रात जिसने जश्न मनाई, उनके प्रोफेसर्स भी थे उसमें कुछ शामिल। पूरी रात जिसने जश्न मनाई, वो लोग आज ये मार्टरडॉम, एक बच्ची को आगे करके वो उसको सबवर्ट करके ये मार्टरडॉम की बात कर रहे हैं। और जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी की, और ये साजिश की, तो आप देखिए ये जो पूरा मामला जो उभर के आया, उसमें किन किन ताकतों का फुटप्रिंट्स है और कौन कौन सी ताकतें डिस्कोर्स में हैं। पाकिस्तान का नाम आया, ये कह के कि भाई पाकिस्तान ने वॉर नहीं किया, जबकि इस बच्ची के पिताजी कश्मीरी मिलिटेंट्स के द्वारा मारे गए थे, जिनके कॉज के लिए ये आवाज़ उठा रही है। और वो प्लेकार्ड 1 साल पहले का है, कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है साहब। वो एक प्ले कार्ड ऐसे, फिर दूसरा, वो पूरा मतलब वो वेल रिहर्स्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड वो था। तो पाकिस्तान का जिक्र आया, इसमें ISI का जिक्र आया,
एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका लिंक्स है आईएसआई से, सबको मालूम है उस पार्टी का, उसके उसके एक सदस्य ने ये पूरा एक फिल्म बनाया, वो राम के नाम पे कोई पिक्चर बनाया जिसमें इस बच्ची को वो शामिल किया हुआ था। तो आपको ये पॉलिटिकल पार्टी का लिंक हो गया। उसके बाद इसमें बस्तर का डिस्कोर्स में आया, यानी कि माओइस्ट का ये आया। इसमें आयशा, सभी लोग जानते हैं कि आयशा माओवादियों का स्टूडेंट विंग है। और उसके बाद ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट, कश्मीरी मिलिटेंट्स, ये इतनी सारी ताकतें मतलब एक जगह पे इकट्ठा हुई हैं। पहले ये कोशिश की गई थी जेएनयू में, और अब ये कोशिश की गई है यहाँ पे। और मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 साल पहले कराची में एक हमारे हिंदुस्तान से ही कोई गए थे, तो एक वहाँ पर एक कोई गैदरिंग थी, उसमें एक पाकिस्तान का आदमी था, चीमा। उस गैदरिंग में उसको मालूम नहीं था कि यहाँ एक हिंदुस्तानी भी प्रेजेंट है, शामिल है। तो उसने एक बात कहा कि हमको, हमारा अब ये कोशिश है कि ये जितनी ताकतें हैं, माओवादी और ये कश्मीरी मिलिटेंट्स और बाकी लोग, उनको सबको एक जगह पर दिल्ली में इकट्ठा। क्या जिहाद और माओवादियों को जोड़ने के लिए यह मीटिंग की गई थी? हाँ, वो चीमा फिर यहाँ पाकिस्तान के आईएसआई के यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान हाई कमीशन में, वहाँ पर पोस्ट हुआ। जब ये जेएनयू, बाद में उसको अभी देश निकाला हुआ है यहाँ से, उसकी गतिविधियाँ, ये पूरा जेएनयू का फंडिंग वो वही किया था उसने। और आज भी मुझे मालूम है कि इनका फंडिंग कहाँ से हो रहा है। तो मैंने डिस्कोर्स में आपको बताया, फुटप्रिंट्स की बात मैंने, पाकिस्तान, आईएसआई, ये पॉलिटिकल पार्टी जो लिंक्ड है आईएसआई से, ये वही नेता है साहब। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि पब्लिक, पाकिस्तान के पब्लिक से प्रेशर बनाने के लिए अपने हुक्मरानों पे, ताकि वो इस बात को समझ लें कि प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू करने का आम जनता पर क्या रिट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन ये नेता, इसको पाकिस्तान से मिन्नतें आई कि यार तुम स्टेटमेंट जारी कर दो। इसने फिर स्टेटमेंट दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ ही। केजरीवाल सबूत मांगने लगे। हाँ, बड़ा, अरे ये मैंने आपको एक बार बोला था ना, ये रावण है, रावण। इसने फिर वो कर दिया पूरे पाकिस्तान के पेपर में, इसका नाम कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है। ये बड़ा चालाक आदमी है साहब, पता नहीं ये किस मोहरत में ये पैदा हुआ है। इतना चालाक आदमी है। ये वही कहता है कि पहले जाके मिल लेगा वो किसी मौलवी से, वो फतवा जारी करवा लेगा, फिर बोलेगा मैंने करवाया ही नहीं है, फिर उसको डिसोन कर देगा। फिर उसके बाद इसने यहाँ भी वही किया, पहला दिन अपना काम कर लिया, अपने जो इसके हुक्मरान जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उनके कहने पर स्टेटमेंट दे दिया पूरा वहाँ अखबारों में उसका। हम लोग उस दिन डिबेट में थे, काफ़ी चैनल्स पे डिबेट में थे, सभी पाकिस्तानी इसका नाम ले रहे थे। जब ये बात हो गई, उसके बाद अगले दिन ये पैतरा बदल दिया। साहब ये क्या आदमी है यार, क्या आदमी है ये। तो आपको मैंने बोला कि जो मैं ये देखो, पाकिस्तान, आईएसआई, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये फिल्म बनाने के बाद ये कश्मीरी मिलिटेंट्स और चर्च जो कि माओवादियों के बिल्कुल सपोर्ट में है, जॉन दयाल का इससे क्या लेना देना। तो ये एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। और लोग इसको इतनी आसानी से इसको ना लें साहब। पूरी सीरिया जो तबाह हुई है आज, ये सारा मामला जो है, ये डेमास्कस यूनिवर्सिटी और एलेपो यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है, मालूम है आपको। और ये तकनीक वहां अपनाया जा रहा है, ये डेमोक्रेसीज में। कि आपने सवाल पूछा था कि
ये जो इनको ये कहते हैं कि सपोर्ट है हमको, नहीं, ये जानते हैं इनको सपोर्ट नहीं है। क्योंकि सपोर्ट नहीं है इसीलिए ये ताकतें इतनी बेचैन हैं और इन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि देश के युवा उनके साथ हैं और किसान उनके साथ है। साहब देखो, ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में आपकी कुछ आपकी सोच होगी, हो सकता है आपकी कोई विचारधारा होगी। ये सोच, विचारधारा, ये सारी चीज़ें का एक बहुत बढ़िया आउटलेट है, वो है इलेक्शंस। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में तो हर साल इलेक्शंस होते हैं, तो आप अपनी विचारधारा आपने वो की, आप इलेक्शंस वो निकाल लिया। ये इलेक्शन, एक इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के बीच में इसका कहाँ पर स्पेस है, ये देशद्रोह का। तो क्योंकि अब इनका इलेक्शन से भरोसा उठता जा रहा है, और कभी भी ये जितनी, ये देखिए साहब, ऐसा है कि मतलब आप कह रहे हैं कि माओवादी और जिहादी लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है, उसे ये लोग नहीं मानते हैं। साहब ये दोनों विचारधाराएं हैं, ये मर्डरस विचारधारा है, दोनों खून खराबे में बिलीव करती हैं। जब यहाँ पे कम्युनिज्म आया, ये और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इसका रूट है, और ये कोई मुझे बोलता है कि नहीं कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी में बहुत फ़र्क है, तो उसके जैसा झूठा कोई नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, केरला में एक माओवादी नेता का वो हुआ, वो नीलांबर फॉरेस्ट में वो मारा गया, अजीता, और एक उसका दूसरा देवराज। तो उसमें एक विश्वम नाम का एक कम्युनिस्ट लीडर वहाँ पे गया, तो लोगों ने पूछा आप कैसे आ गए भाई यहाँ पे? कहता है कि मेरा कॉमरेड मारा गया। तो देखो ये 19 ये दोनों जो विचारधाराएं हैं, ये मर्डरस हैं, ये खून में बिलीव करती हैं। कम्युनिज्म 30 मिलियन लोगों को वहाँ पे 30 मिलियन कह रहा हूँ, 3 मिलियन लोगों को सोवियत यूनियन में और 2 मिलियन लोगों को चाइना में को की हत्या करके इस यहाँ पे पहुँची हैं। थोड़ा इनसे पूछो कि तुम्हारे जो ये गुरु थे स्टालिन और माओ, इन्होंने कितना लिबर्टी दिया हुआ था, और आज जाके ये देख लें कि ये जो लिबरेटेड जोन है, दो सो कॉल्ड माओइस्ट के, वहाँ पर क्या ये है। साहब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी, मैं एक स्टडी टीम का, एक सरकारी स्टडी टीम का मैं एक हिस्सा था, और मैंने पूरे ये रेड कॉरिडोर में मैंने पूरा दौरा किया। और यहाँ आप ये ये कौन है, ये लड़की का क्या नाम है, बच्ची का? गुरमेहर कौर जी, ये तो 20 साल की है। अब मैं किन ताकतों को ये सपोर्ट कर रही है उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब ये माओइज्म पे ये स्टडी कर रहा था, तो मैं गया उस सिलसिले में, हमारे साथ पूरी टीम थी। तो हमारी वहाँ की जो एक महिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी, उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरे को बताया, ये 4-5 साल पहले की बात है, कि वो गया के कुछ इलाके में जहाँ पर माओवादियों का पूरा वर्चस्व है, वहाँ पर इन्होंने एक डिक्टाट इशू किया था कि कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाएगा, हर स्कूल में काले झंडे फहराए जाएंगे। तो ये सारा स्कूल इकट्ठा था। जब वो काला झंडा फहराना शुरू किया इन्होंने, ये बच्ची, ये तो 20 साल की थी, वो बच्ची थी, वो वहां से, उसको क्या हुआ, वो दौड़ते हुए आई, उसने काला झंडा उनसे छीना, उसने राष्ट्रीय झंडा लगाया और उसने उसको होस्ट कर दिया। 8वीं क्लास की लड़की थी, उसका परिवार मिसिंग है साहब। उसकी मां स्टेटमेंट्स नहीं दे रही है, क्योंकि स्टेटमेंट देगी तो मारी जाएगी। वो लड़की इंग्लिश ऑनर्स नहीं कर रही है जिसने राष्ट्रीय झंडा डाला।
तो ये है लिबर्टी, माओवादियों का लिबर्टी और हिंदुस्तान का लिबर्टी। क्या इससे साबित होता है कि राष्ट्र हित की बातें करना और राष्ट्र हित में काम करना पढ़े लिखे होने और किसी खास उम्र के होने का मोहताज नहीं है? लेकिन अभी हाल में मशहूर गीतकार अख्तर साहब ने तो एक खिताबी खिलाड़ी को साहब, बेपराह तक कह वो दिया। मेरे पिताजी कहते थे कि कोई वो क्लासिकल म्यूज़िक के, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे और मुझे कॉन्सर्ट्स में ले जाया करते थे। तो कोई ऐसी कोई अगर कोई लाइन हो, कोई टुकड़ा हो, तो वो कहते थे कि देखो ये लाइन, ये टुकड़ा जिस तरह से आर्टिस्ट बजा रहा है, उसके लिए हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए। तो मैंने उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं आर्ट के प्रति बहुत, मतलब ऐसे नहीं कोई वो हासिल करता, ठीक है। उसी तरीके से जावेद अख्तर को ये मालूम होना चाहिए कि एक रेसलर, एक बॉक्सर, एक एथलीट ऐसे नहीं तैयार होता है। अगर इतना आसान हो तो वो तो काफ़ी पैसा कमाए हैं जावेद अख्तर साहब। मतलब मेरे ख्याल से उनका पूरा परिवार ही बहुत अच्छा कर रहा है फिल्मी दुनिया में। ऐसा करें 2-3 गोल्ड मेडल दिलवा दें वो गाने लिख के ओलंपिक्स में। अगले हमारे इंतज़ार होगा। या ऑस्कर भी, मतलब हाँ, वो ऑस्कर दिलवा दे। चलो ऑस्कर छोड़ो, ऑस्कर क्या है ये मैं कहता हूँ कि ये इनके बेटे ने खुद बनाई है, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह भी गंवार आदमी होगा इनके नज़र में, तो है ना। जो अंग्रेजी पढ़ लिया, जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है इस हिंदुस्तान में। और साहब, ये मैं आपको अगर ये कहूं कि द इंग्लिश रूट टू जिहाद इज थ्रू कम्युनिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि जैसे ही इस कंट्री में आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया आपने, तो आप तो बहुत पढ़े लिखे हो गए। वो जावेद अख्तर साहब शायद वो क्या, उर्दू जानने वालों को तो पढ़े लिखे मानते ही नहीं है, क्या कि उन्हें अंग्रेजी भी आती है ना। तो साहब ये देखो, एक्चुअली हुआ क्या है कि इस देश में प्रॉक्सी वॉर चल रही है। और ये प्रॉक्सी वॉर कहाँ से कैसे शुरू हुई, मैं इसका आपको थोड़ा अंदाज़ा दे देता हूँ। 1979 में 2-4 चीज़ें इस दुनिया में हुई। एक ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ खुमैनी का, ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी का जो सीज हुआ था। दूसरी वो चीज़ हुई थी, मक्का पर अटैक हुआ था। तीसरी चीज़ हो गई, बड़ी बात हुई थी कि ज़ियाउल हक पावर में आ गया। और ये सब इंसिडेंटल नहीं था। ज़ियाउल हक ने उसकी पूरी एनर्जी इसी में चली गई कि इंडियन ओरिजिन से कैसे मुसलमानों को वो अरब की तरफ ले जाए, वो उस ब्रांड ऑफ इस्लाम। उसी समय सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ। जब ये बात हुई तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उस समय के अमेरिका के, ब्रेज़िन्स्की, उन्होंने जाके जिमी कार्टर को ये बात कही कि देखिए, हमने आपको सोवियत रूस का वियतनाम दे दीजिए, बदला ले लो अभी। रातों रात साहब ये जिहादी कैंप्स, यूएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मिलके उन्होंने अफ पाक रीजन में उन्होंने खड़ा कर दिया। ट्रेनिंग दिए जाने लगे, सऊदी पैसा, अमेरिकन हथियार, और पूरा एक नैरेटिव चलाया जाने लगा, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म। सीबीएस टेलीविजन यूएस की जो थी, वो पूरी एक सीरीज चलाई उसने, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म। जब ये लड़ाई 10 साल के बाद खत्म हुई तो अमेरिकन तो चले गए वहां से, लेकिन इस लड़ाई के ये जितने ये आपके ग्लोबल जिहादी थे, सारे के सारे कश्मीर में आ गए।
कश्मीर में इन्होंने सोचा, ये तो बस सब सीने चौड़े करके, ये अलकायदा वाले ये पूरे ये सीना चौड़ा करके घूम रहे थे कि यार ये तो हमने जब एक सुपर पावर को, कोल्ड वॉर हमने ख़त्म कर दिया, सुपर पावर को हरा दिया, तो 2-3 महीने की बात है, हम तो कश्मीर ले लेंगे। बड़े लोगों को इंतज़ार था, लेकिन भारतीय सेना के यंग ऑफिसर्स और जवानों ने जो इनका भूत बनाया ना साहब, इनको 700 ईस्वी के पहले के भी पुश्तों को इनको याद आ गया होगा। तो ये उसके बाद से ये प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ दूसरे देश में। ये प्रॉक्सी वॉर धीरे धीरे ये आपको इंडिया के हार्टलैंड में आने लगा, धमाके किए जाने लगे। यहाँ पे कुछ राजनीतिक तत्व भी इनके साथ मिल गए, और जो हारी हुई जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट की, वो भी यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को और भयानक रूप में आ गई यहाँ पर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये क्या हुआ है कि ये 2 मर्डरस विचारधाराओं का समागम हो रहा है दिल्ली में, और ये समागम, ये ट्विस्ट जो है, ये इंसिडेंटल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये कराची में एक कोई जलसा था या कोई गैदरिंग थी, उसमें एक हमारे इंडिया के हैं, मैं उनको जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता उनका, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति जिसका कि नाम था चीमा, वो कह रहा था कि अब हम लोग को काम करना है, ये जिहादी तत्वों और ये कश्मीरी मिलिटेंट्स और ये सारों को हमको इकट्ठे लाना है यहाँ पे दिल्ली में। तो आप कहना चाहते हैं कि प्रॉक्सी वॉर के पीछे जिहादी तत्व और ये जी 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 पूरा गेम लोगों को ये नहीं समझ में आ रही है साहब कि देखो कहीं ये हाल ना हो जाए कि आपके टैंक और आर्टिलरी गन और ये सारे के सारे और आपके जहाज और ये सारे पड़े रह जाएं और अंदर से देश खोखला हो जाए। क्योंकि जब प्रॉक्सी वॉर है तो प्रॉक्सी वॉर का एक कंपोनेंट है, मान लीजिए पाकिस्तान, तो उसका एक कंपोनेंट आइडियोलॉजी भी है, जिहाद। अगर चाइना का ये है, एक कंपोनेंट है, मान लीजिए उसका कम्युनिस्ट, तो ये नाम के हैं, एक उसका कंपोनेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। उन्होंने माओ को छोड़ दिया, लेकिन ये हमारे यहाँ वो उन्होंने इंश्योर किया कि ये लोग नहीं छोड़ते। तो जब ये दोनों कंपोनेंट हैं तो ये लड़ाई तो आइडियोलॉजी की है, और आप कैसे ये आइडियोलॉजी को पनपने दे रहे हैं यहाँ पे। और साहब सुनो एक बात, ये सारा ये मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, ये जितने इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म, ये सारे इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज हैं जिसका इस धरती के मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं। आप ये चले जाओ कम्युनिस्ट के उसमें, तो आपको स्टालिन की फोटो मिलेगी, आपको माओ की फोटो। अरे कौन लगता था तुम्हारा स्टालिन और माओ? तुम्हारे पूर्वज सब नालायक थे और तुम सबसे काबिल पैदा हुए हो, अंग्रेजी सीख गए इसलिए। तो ये देखो, ये सारी की सारी ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये मैं आपको ये एक बात बता दूं, ये जो वर्ड है सोशलिज्म, ये हमारे प्रीएम्बल में ये mid-70s में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के दौरान। जी, ये बात उस समय भी सजेस्ट की गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और उस समय B.R. अम्बेडकर ने कहा कि देखो ये मैं नहीं डालूंगा ये वर्ड, इंसर्ट करूंगा ये वर्ड सोशलिज्म प्रीएम्बल में। कहते हैं कि मैं आने वाले अपने जो पुश्तें आने वाली हैं, नस्लें आने वाली हैं, मैं उनके जीनियस पे छोड़ देता हूं। हो सकता है वो इससे भी कोई बढ़िया मॉडल लेके आए। और आज क्या है सोशलिज्म का मतलब है परिवारवाद, बहू भाई बेटा। आप देख रहे हैं ना सोशलिस्ट नेता को। तो साहब ये सारा का सारा ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है।
लेकिन अभी जो सबसे चिंता करने वाली बात है, और इसको अगर अभी तुरंत नहीं रोका गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, कि जिस तरीके से ये एक पर्टिकुलर पार्टी ये आर्म फोर्सेस में इन्फिल्ट्रेट कर रही है अपनी आइडियोलॉजी को लेके और बाहर के तत्वों को लेके। ये आपका जो OROP एजिटेशन जो हुआ था वहाँ से ये बात शुरू हुई थी, और आप फुटेज ले सकते हैं उस समय का, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कब वो फुटेज देख के कि कौन कौन लोग आए थे वहाँ पर और किस लिए आए थे। और ये जो खाने का, ये बीच में आपने उस समय मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भी इसी का हिस्सा था। ये गुरमहर भी इसी का हिस्सा है। मैं वही तो कहा कि आपको मैंने उदाहरण दिया साहब, एक तो वो लड़की का मैंने उदाहरण दिया, ये जो गया वाला। उसके बाद हम पहुंचे डांटेवाड़ा भी गए थे साहब, वहाँ हम झारखंड भी गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पर जहाँ भी मैंने जिस भी ओहदेदार से बात किया, कमिश्नर, DG पुलिस, किसी ने हमको ये नहीं बोला कि कोई पैसे की कमी है। सब ने बोला कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। ये जो कलेक्टर जो थे डांटेवाड़ा का, यंग लड़का, वेरी प्रॉमिसिंग और बड़ा बहुत ही मेहनती लड़का था, उसने कहा कि हम तो फंड्स के साथ बैठे हुए हैं, हम जा नहीं सकते हैं इनके ये जो डांटेवाड़ा में जो इनके लिबरेटेड जोन्स है उसमें। कहता है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में इन्होंने कई पोल्स लगाए, इलेक्ट्रिकल पोल्स, बिजली ले जाने के लिए। ये माओवादियों ने क्या किया इनके लीडर्स ने कि उसके चारों तरफ वो लकड़ी स्टैक कर देते और आग लगा देते थे, वो सारी पोल्स ऐसे बेंड हो जाती थी साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, बिजली आएगी, लोग टेलीविज़न लगाएंगे, टेलीविज़न देखेंगे, फिर वो हमारे कहने में वो नहीं रहेंगे, उनका इंडोक्ट्रिनेशन डाइल्यूट होगा। तो ये है इनका लिबरल्स का सोच। अब देश को ये डिसाइड करना है इसमें। ये वामपंथ और नक्सली विचारधारा के लोग एक तो देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में नजर आते हैं, दूसरे देश के वन क्षेत्रों वाले राज्यों में। क्या कारण है कि इन दोनों जगहों पर ये लोग ज्यादा आसानी से फलते फूलते हैं? देखिए, आप कभी ये जो टर्मिनोलॉजी, जो लेक्सिकन यूज होता है, वो उस पर ध्यान दीजिएगा। गून्स ऑफ ABVP, जो एक स्टूडेंट विंग है, वो गून हो गया। जो मर्डरस विचारधारा वाला है, जो नाचता है, जब 73 CRPF वाले मरते हैं, वो नाचने वाला को लिबरल बोल रहे हैं। ही इज लिबरल एंड एजुकेटेड। दूसरा जो राष्ट्र की बात करे वो गून, ठीक है। उसके बाद एक लेक्सिकन है इनका, फ्रिंज एलिमेंट्स। ये जानते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स एक्चुअली कौन है? आप अगर मुझसे पूछे कि हु आर द फ्रिंज एलिमेंट्स इन द कंट्री, ये 10, 12, 15 या 2 दर्जन ले लो। ये जो कुछ अपने न्यूज़ चैनल्स में, जिनको कि मैं आप बता दूं, एक पंचायत का भी इलेक्शन नहीं है जीत सकते, वो लोग उनका कब्जा है उस चैनल पे। सुबह से ये ऐसे नैरेटिव चलाते हैं। हमारे और आपके पास टेलीविजन वो चैनल ही नहीं है, तभी तो हम अपनी बात हम आपको कह रहे हैं। तो ये किसी को गूंगा, और एक्चुअली में यही क्रिमिनल, जानते हैं साहब, इनको तकलीफ, आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछी है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये इतने साल से ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। खाओ, कमाओ, दुकानें चलाओ, बाहर की विचारधारा लाओ, बाहर से लीडर इंपोर्ट करके लाओ। अरे इंपोर्टेड लीडर भी तो तभी चलेगा ना जब आप इंपोर्टेड
इनके खाने पीने जो ये जो ये जो रूटीन भी इन्होंने बना रखा है। हाँ, जो दुकानें इनकी जो चलती थी, जो खाने पीने का इनका वो अलग से जो आता था इनका, वो बंद हो गई हैं। अब कोई किसी कमेटी का मेंबर है, कोई किसी कमेटी का मेंबर है। साहब एक बात बताओ, ये मुझे इस सरकार पे हैरानी होती है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर जो चलाया जा रहा है, जिसका दूसरे कंपोनेंट का, वो उन यूनिवर्सिटी से, उन संस्थानों से चल रहा है जहां पर गवर्नमेंट जिसका फंडिंग करती है। और ये नालायक प्रोफेसर्स जो कि अपने ही फेलियर स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं और उनके भक्त हो गए हैं, उनके इंटेलेक्ट के, उन लोगों को आप उनका कोई परफॉर्मेंस जजमेंट नहीं है? आपने उनको कैंपस के अंदर घर दे रखा है। ये क्या सिस्टम है साहब? ये लड़ाई को आप पैसे दें इस कंपोनेंट को, और फिर आप जवानों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो तो अपनी जाने दें। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। क्या इस विचारधारा के लोग देश के कुछ कमजोर कानूनों का ही दुरुपयोग करते सर एक चीज आप बताइए, ये ठीक है, अगर आपने नेशन स्टेट बनाया है तो कोई नेशनल फिलॉसफी भी तो होगी आपकी, तभी आपके लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ये भारत जो है हमारा, इसको एक नेशन स्टेट बनाए। नेशनहुड किसको बोलते हैं? भाषा, संस्कृति, ज्योग्राफिकल इंटेग्रिटी, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, कल्चरल इंटेग्रिटी, उसको बोलते हैं ये नेशन। और फिर आपने उसको स्टेट बनाया, तो ये नेशन स्टेट का भी तो कोई फिलॉसफी होना चाहिए। तो चलो मैं कहता हूं कि आपको कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं, कम से कम यार झंडा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है, नेशनहुड, ये चीजें तो मिनिमम, नेशनल एंथम के प्रति आपका ये, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड, आप पर ये देश तमाम मेहरबानियां कर रही हैं। तो आप तो बोलोगे कि फिर आप जाके उठ के खड़ा, कि नहीं आपकी हिम्मत है तो जाके बोलो कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ये नेशनल एंथम पर, मैं जजेस से जाके आप लड़ाई करो, आप बोलो कि आप लिबरल नहीं हो। जो लोग सेना से रिटायर कर जाते हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर कर जाते हैं, वे नक्सली गतिविधियों और वामपंथी विचारधारा के समर्थन में टीवी पर सामने आने लगे हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं पढ़ रहा था, एक कुछ पेपर्स डिक्लासिफाई हुए हैं इसके, केजीबी के, तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ है। उन्होंने, ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं, एक साल में उन्होंने कहा हमने 16,000 आर्टिकल्स प्लांट किए थे न्यूज़पेपर्स। ये सन 84-85 की बात मैं बात कर रहा हूँ, ये डिक्लासिफाइड पेपर्स, 16,000 आर्टिकल्स। आप समझ जाओ कि, तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स तो ये हैं, ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। बाकी सभी देशभक्त, फ्रिंज एलिमेंट्स ये हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और इनको यही तकलीफ है। अगर देश इन लोगों को सुरक्षा के लिए खतरा मान ले, एक समस्या मान ले, एक बीमारी मान ले, तो इसके इलाज के लिए हमारी सरकार, जनता और देश के युवाओं को क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और देखिए, जब मैं नेशनहुड की बात कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स, आप कल्चरल नेशनलिज्म की आप बात करो तो आप इंडोनेशिया एक उदाहरण है। चाहे आप किसी भी धर्म को हो, वो अपने पूर्वज को कितना प्यार करते हैं। आप वहाँ पर आप उनकी करेंसी देख लो इंडोनेशिया की, उनका जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस, उनकी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसका जटायु एयरलाइंस है।
आप बाली जाओ, आप जैसे ही आप जब वो एयरपोर्ट से निकलते हो तो आपको पहला चीज़ वो दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा सा एक स्कल्पचर है कि महाभारत का में जो गीता का उपदेश है वो है। तो ये अब आप कहते हो कि इंडोनेशिया ये एग्जाम्पल किसी को नहीं ये रास आता है, तो आपको थोड़ा रीथिंक करना होगा अपने पूरे नेशनहुड में। दूसरा ये है कि साहब देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि इलेक्शंस में जब आपकी विचारधारा जब डिफीटेड हो गई है तो इस तरह के देशद्रोह के जो मामले हैं और जो ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसकी कोई जगह नहीं है। आप एजिटेशन कर सकते हो, हक मांग सकते हो, अपनी राय रख सकते हैं एजिटेशन करके, वो सब कुछ जायज़ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तो मैं तो एजिटेशन कर रहा हूँ जी कि देश के 2 टुकड़े हो जाए, मैं तो एजिटेशन कर रहा हूँ जी कि कश्मीर दे दो जी, मैं तो एजिटेशन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं हो, मैं तो कह रहा हूँ जी कि आप एजिटेशन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 26 से 11 किया ही नहीं है तो हिंदुओं की साजिश थी। ये ऐसे नेशनहुड नहीं बन सकता है और इस पे सरकार को बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई करनी होगी। और देखिए साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, आपने पूछा मैं ये सारी इंटरनेशनल विचारधारा है। आपको याद होगा कि और इतिहास में आपने इंटरनेशनल विचारधारा की बातें कही, लेकिन जब हम अपने देश के वामपंथी विचार वालों से बातें करते हैं या किसी साहित्यकार और पत्रकार से बातें करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा वामपंथ विचार रूस या चीन या कहीं बाहर से नहीं आया है, भारत का वामपंथ और साम्यवाद अपना है और दूसरों से अलग है। तो क्या उनके पिताजी ने सिखाया था? इसको तो करते हैं नहीं तो फिर तो नाम हटा देना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यचूरी कराट नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यचूरी कराट नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सुरजीत ज्योति नहीं हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट हो सकता है। वो तुम्हारे मिट्टी के हैं। हिंदी जानते थे, हिंदी उनको सिखा के तुमने फिर कम्युनिज्म सीखा। क्या बकवास है साहब ये। क्या देश में सारी स्थितियों को धुंधला बनाकर रखना चाहते हैं और जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं ताकि ये खून पी सके और पूरी मलाई खा सके? साहब देखो, मैं एकदम मेरा ये सोच है कि मैं ये इस पर बहुत सोचता हूँ कि क्यों एक आदमी इतना इंडोक्ट्रिनेट हो जाता है कि वो एक जिहादी सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। एक आदमी इतना इंडोक्ट्रिनेट क्यों होता है कि वो माओवादी बन जाता है और वो किसी को मार के, जैसे वो महेंद्र कर्मा को मार के जब इन्होंने जो डांस कर रहे थे वहां पे, वो कैसे लोग हैं। तो रमन जी, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों के जीन्स में ये इस तरह की हिंसा है। वो जब ब्लड देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, और ये जो इस तरह के तत्व होते हैं उनको ये क्रिमिनल इंस्टिंक्ट के आदमी हैं ये। उनको आप बाकी इनके पर्सनल लाइफ में भी आपने इंटरैक्ट किया होगा, आप इनकी सोच क्या है आप जानते हैं इसके बारे में, परिवार के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। ये परिवार को कितना ये करते हैं साहब। इन्होंने, आपको मालूम है, एक सोशल वर्कर, आपको मालूम है ये गिद्र, वो जो कौन सा एरिया है, गदचिरोली, अरे ये महाराष्ट्र में जैसे भी हो, उस एरिया, उस पूरे में वो, आपको मालूम है कि वो वैसेक्टमी कर रहा था।
वो बहुत बड़ा अपने आप को सोशल उसका काम ही था वैसेक्टॉमी करना, ये माओइस्ट का। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब वो फीमेल कार्डर्स और मेल कार्डर्स में वो रिश्ते बन जाते थे, फिर वो शादी कर लेते थे, तो बच्चे होते थे, तो कई लोग वो छोड़ देते थे वो एक्सट्रीमिज्म का रास्ता। तो इन लोगों ये जबरदस्ती उनको उठा उठा के वैसेक्टॉमी करवा रहे थे, और ये आदमी सोशल वर्क के उसमें वो रेड कॉरिडोर में इसका यही काम था। अभी भी हो रहा है ये सब का। तो ये सारे बड़े ये मर्डरस लोग हैं, लेकिन बड़े इनको मालूम है। देखो इनके गुरु लोग जो थे, ये तमाम आप जो इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हो ना, इनका सबसे बड़ा इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। वहाँ पर ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ पर आए। और साहब मुझे तो हैरानी होती है, देखो अब इस पड़ाव में हम लोग हैं कि हम भी जानते हैं कि एक ह्यूमन माइंड कैसे इवॉल्व करता है। ठीक है, अगर वो जीनियस है कोई ह्यूमन माइंड, तो वो 24-25 साल की उम्र तक कुछ जो 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 सुपर जी। लेकिन इतिहास का कोई महिला ऑक्सफोर्ड गई भारत का इतिहास पढ़ने, बिना भारत पूरा घूमा भी नहीं था उसने, वहां से आके उसने किताब लिख दिया भारत के इतिहास पे 35 साल की उम्र में। हम भी इतिहास के बहुत प्रेमी हैं, और जब भी कहीं जाते हैं तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जाते हैं, फिर अपना व्यू भी फॉर्म करते हैं। इसने पूरा मतलब 35-36 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड से महिला गई, और पूरा इन्होंने मतलब इतनी बड़ी विद्वान आ गई, फिर इन्होंने किताब लिखी। उसके बाद सारे कितने आईएएस ऑफिसर वो किताब पढ़ के हो गए। तो ऐसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज हैं, इन लोगों ने जितनी पीड़ा दी है हिंदुस्तान, एक भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला, आप बताओ क्या मतलब जो कुछ साइंसेज में गए उन लोगों ने तो फिर भी कुछ कंट्रीब्यूट भी किया। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें एक कड़ी यह भी है कि वामपंथ से जुड़े हुए लोग जो विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवी और शोधकर्ता कहे जाते हैं, वे किस तरह से अपने विचार में लपेट कर तथ्यों को पुस्तक बना देते हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग उस पुस्तक को प्रकाशित कर देश के शिक्षण संस्थानों में सरकारी नौकरियों के लिए बनाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में डाल देते हैं। इस तरह वामपंथ का विचार बड़े ही आसानी से देश के लोगों में समा जाता है। क्या यह भी साजिशों का हिस्सा है? अभी आप ये सारे तत्व हैं, आपको दो तीन चीजें मैं इतिहास का अभी देख रहे हैं आप, ट्रिपल तलाक पे लोग का क्या, ये इनको हिम्मत हो रही है बोलने की कि इवन पाकिस्तान ने ट्रिपल तलाक बैन कर रखा है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज में बैंड है ये ट्रिपल तलाक। इनको हिम्मत है नहीं है बोलने की। दूसरी चीज आप देख लो, एक क्या आजकल एक डायलॉग आजकल ये है कि भाई अब क्या खाते हैं, क्या उससे हमारा क्या मतलब है। साहब गौ हत्या के ऊपर में एक ये केस पूरी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप पढ़ लेना। ये जितने मुसलमान राजा थे, रूलर थे यहाँ पे, हाँ, किसी ने गौ हत्या को एडवोकेट नहीं किया है। हैदर अली ने तो यहां तक ये पास किया था कि अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हाथ काट के बोले कि गाय एक बहुत ही प्यार पवित्र, ये उन्होंने कहा था, बाबरनामा में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये इतने गंदे हैं ये लोग, ये बात कभी नहीं बोलेंगे। औरंगजेब जैसे शासक ने भी गौ हत्या कभी परमिट नहीं किया था, आपको मैं बता दूं। और कहीं पे कुरान में ये लिखा हुआ है कि गाय एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, लाभदायक, बाकी मैं इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब देख लो
कुरान की जहाँ तक बात है, भले ही यह कहीं लिखा है कि गाय उपयोगी है और आदर्श है, लेकिन उसके अल बकरा 67-68 में लिखा है कि गाय जबह करना है, और वह वो गाय जो सफेद हो और खूबसूरत हो। नहीं नहीं, देखो मैं अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ऐसे, तो हम तो उसी चीज को मानेंगे ना जो कि हिंदुस्तान के लिए लाभदायक हो। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता था कि भाई देखो, इन सब चीज़ों में ये जो सो कॉल्ड जो ये लिबरल्स और लेफ्टिस्ट हैं, इनको आप देखो ये कैसी चुप्पी साधे रहते हैं। इसका मतलब एट द बॉटम ऑफ देयर हार्ट इनका बस एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह भारत बर्बाद हो जाए, अंदर से किसी तरह भारत बर्बाद हो जाए। अभी बाहरी ताकतें, पैसे, बाहर के पैसे, बाहर की आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट और जिहादी हमारे देश के खिलाफ छेड़े गए प्रॉक्सी वार के मुखकरी हैं, तो क्या यह मांगकर चलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का प्रॉक्सी वार ही चलता रहेगा? क्या पारंपरिक युद्ध की अब संभावना नहीं है? सब देखिए, क्या है कि अगर आप पूरा मैप देखें इंडिया का, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, चाइना एक न्यूक्लियर स्टेट, मिसाइल पावर, दोनों के पास मिसाइल पावर, डिलीवरी सिस्टम, ये दोनों कॉन्फिडेंट है कि अगर आप वो स्केल ले लें, तो स्केल के एक एंड पे है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, दूसरे एंड में है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। यानी कि आपके टैंक्स, ये वो जो आपकी इन्वेंट्री है, फोर्सेस है, वो समझते हैं कि क्योंकि स्केल के इस एंड में, एक्सट्रीम एंड में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो ये कन्वेंशनल लड़ाई होगी ही नहीं। यानी कि जो लड़ाई आपने 71 में देखी थी या 65 में, वो लड़ाई अब नहीं होगा। इसके ये दोनों एंड के बीच में आप कुछ भी करते रहो, प्रॉक्सी वॉर करो। प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा ये है कि आप अंदर से किसी देश को तबाह कर सकते हो बहुत कम पैसे में, यहीं से पैसे उगा के यहीं पे वो आपके ये दिल्ली में, क्योंकि वो क्या है कि वो प्रॉक्सी वॉर को कोई पॉलिटिकल पार्टी इम्पीटस दे रही है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जब इम्पीटस दे रही है तो उसको अंदर से भी फंडिंग हो रही है, तो पैसा भी यही का है, तो बड़ा अब ये है। तो इस सारे के सारे ये प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं। ये साहब, यकूब मेनन की जब हैंगिंग हुई थी, आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई 17 एजेंसियां लिवरेज की गई थी। कोई जुडिशरी में काम पर कर रहा है, कोई प्रेस में काम कर रहा है, कि उसका आप उस समय का वो देख लेना, वो एक रात पहले का वो कितना फ्रेंजीड एक्टिविटी हो रहा था कि उसको किस तरीके से उसके फांसी के उसमें ये किया जाए। तो वो ये जानती हैं कि ये एक एंड में अगर ये है न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे एंड में कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, तो आप कैलिब्रेट करते रहो प्रॉक्सी वॉर को, ठीक है। और आप साहब वो अपने एक लड़की का भी सबवर्जन देखा, उसी तरह ये फौज को भी सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने रिटायर्ड लोगों से शुरू की है सबवर्जन की। सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल हैं जो कम्युनिस्ट और जिहादियों की कार्य में मदद कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि वो डीएनए, वो जीन्स वाले, आपको क्रिमिनल जीन्स वाले लोग बहुत मिलेंगे। फिर हमारी जो व्यवस्था है वह इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की अब तक, जबकि यह इतने सालों से चलता आ रहा है? नहीं साहब, देखो ये एक चीज तो तय करना होगा कि क्या एक्सेप्टेबल है इंडिया में और क्या नहीं एक्सेप्टेबल। और ये आप यूके, फ्रांस की क्या है, यूके फ्रांस में ये क्या है, ये देश क्या बन गए हैं? आज यूनाइटेड किंगडम में, लंदन की बात कर लो आप, दुनिया के जितने ये गंदी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जिहादी हो चाहे बाकी, इन सबका ऑफिस वहाँ रहा है।
इंडिया में इंटरनेशनल इंडिया ट्रिब्यूनल का अब वो बना हुआ है। मीजोस का ऑफिस वहाँ पे नागाज वहाँ से वो करते थे, आपको आपको याद होगा। तीसरा ये आपके एलटीटी का वहाँ ऑफिस था, खालिस्तानीज वहाँ से ये करते हैं। ये फ़ारूक अब्दुल्ला वहाँ बार बार जाता है, JKLF का वहाँ पे। ये क्या है, आपको मालूम है क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब एक तो आप लिवरेज कर सकते हैं टारगेट कंट्री पे उनके द्वारा। दूसरा उसका ये है कि जितने ये दुनिया की जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो पैसे का फ्लो बहुत होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं यार हम तो मेहनत कर नहीं सकते हैं, दूसरे के पैसे आने दो यहाँ पे, हम उसी पैसे से हम अपने आप को ग्रेट कंट्री कहलाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि एक और बहुत बड़ा फर्क है कि जब डेमोक्रेसी आया ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। और डेमोक्रेसी के बहुत साल इंट्रोड्यूस होने के बाद 50s और 60s में पहली बार वहां पर औरतों को वोटिंग का राइट्स मिला, ठीक है। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ कि आजादी और डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एक साथ शुरू हुई है। आजादी कह रहा हूं मतलब नेशन स्टेट बनना, और डेमोक्रेसी का ये करना, ये दोनों चीजें एक साथ शुरू हुई हैं। अब आपने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के मतलब वो जो अचीवमेंट्स हैं उसको निगेट कर रहे हैं। सिंह साहब, हमारा समाज और देश बाहरी ताकतों के साथ सीधे युद्ध से हटकर प्रॉक्सी वार का दंश झेल रहा है, जिसके प्रति सरकार और हमारी जनता को सावधान हो जाना चाहिए। इन सभी जानकारियों को देश के लोगों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार इसी तरह के गंभीर विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।